वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 दो ध्रुवीयता का अंत के पार्ट 3 का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आशा है कि इसमें आने वाले सभी बिंदुओं को आप बारीकी से समझेंगे और उससे अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। देखिए, पाठ प्रत्यय है ये। अध्याय 1 दो ध्रुवीयता का अंत के भाग 3 का ये पाठ प्रत्यय है। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम संघर्ष और तनाव, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी भारत के इनके साथ क्या रिलेशन रहे, और गोरबाचोव की नीतियां। तो इसमें जो इस जो लेसन को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें शॉक थेरेपी मेन है। यह एक टर्म है जो सोवियत संघ के विघटन के बाद और उसकी अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल में बहुत ज़्यादा ये टर्म जो है प्रयोग हुआ था, शॉक थेरेपी। तो अभी ये क्या है, ये हम आप सभी दोनों मिलकर के समझेंगे इसको। शॉक थेरेपी क्या है? रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। अब देखिए, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, ये यूरोप से लगे हुए गणराज्य थे सोवियत संघ के, और मध्य एशिया के ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो थे, ये सब मध्य एशिया के गणराज्य थे। और पूर्वी यूरोप के 8 देश थे जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, वो भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अपना विकास कर रहे थे। तो अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उस विघटन के बाद में अब ये बात आई कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला जाए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला जाए, किस तरीके से भूमि और उद्योग जो राज्य के अधिकार में थे, जिनका मालिकाना हक राज्य के पास था, अब वो निजी क्षेत्र में जाने वाला था। तो लोगों को किस तरीके से उससे अधिकार दिए जाए। तो ये एक संक्रमण काल था। इस संक्रमण काल में बहुत बड़ी आपाधापी हो रही थी, ठीक है। व्यवस्था नाम की चीज इस काल में खत्म हो गई थी। तो यहां पर जब पूंजीवाद की ओर बढ़ने का, पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने का समय आया, तो यहां पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF और विश्व बैंक, इन दोनों के अधिकारियों ने अपना हस्तक्षेप किया, ठीक है। और वो इस शॉक थेरेपी को लाए। शॉक कहते हैं झटका देना, जैसे बिजली के झटके दिए जाते हैं, आपने देखा होगा। किसी आदमी का जब हार्ट बंद हो जाता है तो उसको बिजली के झटके दिए जाते हैं, उसको शॉक कहा जाता है, ठीक। और उस बिजली के झटके के द्वारा जब आदमी का हार्ट जो है चलने लग जाए, तो वह शॉक थेरेपी मानी जाती है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले आघात दो, तो उससे वो ठीक हो गया, तो फिर उसका उपचार हो गया। तो ये शॉक थेरेपी कही जाती थी, ठीक है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वही विश्व बैंक का मतलब वर्ल्ड बैंक,
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। अभी तक मिल्कियत के ऊपर किसका अधिकार था? राज्य का अधिकार था। ठीक है, और व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं था। व्यक्ति केवल राज्य के फार्मों में नौकरी करने के लिए जाते थे और अपनी हाजिरी लगाते थे और उसका वेतन पाते थे। लेकिन अब IMF और वर्ल्ड बैंक जो है कह रहे हैं कि अब मिल्कियत जो है वो निजी क्षेत्र में जाएगी। ठीक है, यानी निजी क्षेत्र के लोग उसके मालिक होंगे। विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापार को महत्व देने के कारण मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया। अब यदि अपने अपने देशों का विकास करना है तो मुक्त व्यापार नीति अपनानी पड़ेगी। मुक्त व्यापार नीति का मतलब होता है उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ठीक है, और आदान प्रदान भी उनकी अपनी मुद्रा में होगा। ठीक है, किसी भी देश के साथ आप व्यापार कर रहे हो तो उस जो भुगतान लोगे तो उस देश की मुद्रा में लोगे। जब अपने यहाँ से कोई सामान बेचोगे तो अपनी मुद्रा में बेचोगे। तो इस तरीके से ये जो है दो चीजें इसमें की गई। एक तो मुक्त व्यापार को महत्व दिया, ठीक है, और दूसरा वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता महत्वपूर्ण मानी गई। वित्तीय रूप से पूरा खुलापन रखा गया इसका, और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी दो देश यदि राज्य कर रहे हैं तो डॉलर में उसका पेमेंट नहीं होगा बल्कि उन दोनों देशों की मुद्राओं में उसका भुगतान होगा एक दूसरे का। तो यह शॉक थेरेपी की दो बातें हो गई। एक तो मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप होगा निजी क्षेत्र, यानी निजी लोगों को दे दी जाएगी मिल्कियत। दूसरा मुक्त व्यापार होगा, और मुक्त व्यापार में वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता को महत्व दिया जाएगा। अंततः यह मॉडल सफल नहीं हुआ और वह जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया। जनता को यह सपने दिखाए गए थे कि आप यदि मिल्कियत यदि आपके पास आ जाएगी तो आपका उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो जाएगा। दूसरा, यदि आप व्यापार करोगे तो वहां मुक्त व्यापार नीति है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत पैसा कमाओगे, और पैसा कमाने के बाद फिर आप हर तरीके की पश्चिमी देशों की तरह से सुख सुविधाएं भोगोगे। ठीक है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रचारित किया गया था, लेकिन इस शॉक थेरेपी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, देखिए ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और ये वर्ल्ड बैंक है जिसे विश्व बैंक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ने ही इस शॉक थेरेपी नाम के टर्म को चलाया था। इस पॉलिसी को इन दोनों ने ही चलाया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 राष्ट्र अलग हुए और जो 8 राष्ट्र यूरोप के अलग हुए, जो 15 गणराज्य सोवियत संघ के अलग हुए और 8 देश जो है वो पूर्वी यूरोप के अलग हुए। तो 8 वो थे और 15 ये 23 के लगभग देश थे जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाने के लिए लालायित थे। शॉक थेरेपी की विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी इसकी? देखिए, शॉक थेरेपी जो चलाई थी, शॉक थेरेपी किसने चलाई? IMF और वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये शॉक थेरेपी की नीति जो है चलाई थी। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताएं क्या थी ये देखिए। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पहले भी और दोबारा से भी है। मिल्कियत जो है अब राज्य के अधिकार में नहीं रहेगी बल्कि निजी स्वामित्व में आ जाएगी। एक बात, राज्य की प्रत्येक संपदा का निजीकरण कर दिया जाएगा। अब राज्य के पास कुछ नहीं रहेगा, सब निजी क्षेत्र के लोगों के अधिकार में आ जाएगा। क्या उद्योग, क्या व्यापार, ठीक, और क्या भूमि और क्या उत्पादन के साधन, सभी अब निजी क्षेत्र के अधिकार में आ जाएंगे। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक सामूहिक फार्म थे
जमीन जो है किसकी थी? राज्य की थी। और लोग जो है वहां मेहनत करने के लिए जाते थे और अपनी मेहनत के हिसाब से वेतन पाते थे। ठीक, लेकिन अब वो निजी क्षेत्र में आ जाएगी। अब राज्य की भूमि नहीं रहेगी, अब किसानों के पास चली जाएगी, किसान उसके मालिक हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन बातें हो गई। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा, संपदा का निजीकरण होगा, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म आ गए। ठीक, और व्यापार में विकास हेतु मुक्त व्यापार नीति को अपनाया जाएगा। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता को प्रमुखता दी गई। मुद्राएं जो है अब कोई स्टैंडर्ड मुद्रा के द्वारा भुगतान नहीं होगा, बल्कि जिस देश के साथ आपका व्यापार हो रहा है उस देश की मुद्रा के साथ ही आपका आपका आपकी मुद्रा और उस देश की मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं के साथ ही जो है एक दूसरे का भुगतान होगा। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया गया। अभी तक पश्चिमी देशों से आप बिल्कुल अलग थे, उनके साथ आपकी राइवलरी थी, प्रतिद्वंदता थी, लेकिन अब इसमें विश्व बैंक और IMF ये दोनों ये कह रहे हैं कि आपको पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया और दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहेगी, केवल एक ही व्यवस्था मानी जाएगी, केवल एक ही अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। पहली विशेष था मिल्कियत का निजी स्वामित्व, दूसरा प्रत्येक संपदा का निजीकरण, तीसरा सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, चौथा विकास हेतु मुक्त व्यापार नीति, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पांचवा, छठवां पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, सातवां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो ये शॉक थेरेपी की विशेषता थी। पहली विशेषता मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। ठीक है, अब राज्य का स्वामित्व नहीं रहेगा, निजी लोगों का स्वामित्व होगा। दूसरी, राज्य की प्रत्येक संपदा का निजीकरण कर दिया गया। अब तक राज्य के पास थी सभी संपदा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार था, अब वो निजी क्षेत्र में दे दिए गए। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म आ गए। व्यापार विकास हेतु मुक्त व्यापार नीति, मुक्त व्यापार में जो भुगतान होगा वो मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता से होगा। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से आपको जोड़ा जाएगा और किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही मानी जाएगी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? जो शॉक थेरेपी की नीति विश्व बैंक ने और IMF ने इन देशों के लिए लागू की, तो उसके परिणाम क्या निकले? देखिए, परिणाम बहुत खतरनाक निकले उसके। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी, क्योंकि ये संक्रमण काल था। इस संक्रमण काल में कोई किसी की नहीं सुनता, इसलिए क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई। सरकार जो अपनी नीतियों के द्वारा सुधार करना चाहती थी, उतना लोगों को अब भरोसा नहीं रहा, लोगों को धैर्य नहीं रहा, लोग बहुत जल्दबाजी में थे। ठीक है, रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया और 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचना पड़ा। ठीक, अब जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में बेचना पड़ा। ठीक है, नहीं धीरे धीरे करके बेचते तो देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल नहीं होती, लेकिन एकदम उनको निजी हाथों और कंपनियों को बेचना पड़ा। और निजी हाथों और कंपनियों को बेचने के लिए सरकार ने कीमतें निर्धारित नहीं की, बल्कि उन कंपनियों और निजी लोगों ने कीमतें निर्धारित की। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मन मर्जी से कम कीमत उद्योगों की लगाई और उन्हें खरीद लिया। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति से नहीं, बल्कि बाजार की ताकतें कर रही थी। ठीक है, जो आर्थिक ढांचा बनना था, यानी साम्यवादी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना था,
तो उसका जो पुनर्निर्माण है वो सरकार की नीति नहीं कर रही थी, बल्कि बाजार की ताकतें कर रही थी, जिसने उद्योगों को मटिया मेट कर दिया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। उद्योगों की कीमत कम से कम आंकी गई थी, ठीक है, क्योंकि अब सरकार की बात कोई नहीं सुन रहा था। सभी शक्तियां जो है वो माफिया लोगों के अधिकार में आ गई, ठीक, और वो ही उद्योगों की कम से कम कीमत लगा रहे थे। तो ये परिणाम हुए। अब अगले परिणाम देखिए क्या थे। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आई है। रूसी मुद्रा जो थी, रूबल थी, उसमें नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रा स्फीति के बढ़ने से लोगों की जमा पूंजी जाती रही। मुद्रा स्फीति बढ़ गई, रूबल की कोई कीमत नहीं रही, तो लोगों की जो जमा पूंजी थी, जो लोगों ने अपने घरों में इकट्ठा कर रखी थी या बैंकों में इकट्ठा कर रखी थी, वो सब पूंजी जो है ऐसे ही चली गई, ठीक, उसकी कोई कीमत नहीं रही। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या थी? काम करो, सरकार हर तरीके की सुविधा आपको रियायती दरों पर देगी, तो उसमें कोई दुखी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब वो व्यवस्था नष्ट हो गई थी, ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए और मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, जब लोगों के पास जमा पूंजी भी खत्म हो गई, ठीक है, तो लोग हाशिए पर आ गए पूरी तरह से, ठीक है। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता हो गई। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच, धनी और निर्धन लोगों के बीच तो पहले से भी खाई होती है, लेकिन अब बहुत गहरी आर्थिक असमानता हो गई। धनी और ज्यादा धनी हो गए और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए, क्योंकि धनी लोगों ने तो उद्योग धंधे कम कीमत में खरीद लिए, ठीक है, जमीनें खरीद ली। अकादमिक और बौद्धिक कार्यों में लगे लोग बाहर चले गए। जो जो पढ़ाई लिखाई के कामों में लगे हुए थे लोग, टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, वो, और जो वकील, डॉक्टर, इस तरह के जो लोग थे, वो जो है अब अपने आप को बचाने के लिए देश से बाहर निकल गए और दूसरे देशों में जाके शिफ्ट हो गए, ठीक है, जहां पर उन्हें उनकी मेहनत का कुछ मिल सकता था, क्योंकि यहाँ तो जब मुद्रा की कीमत नहीं रही तो मिलेगा क्या, ठीक है। तो माफिया वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि ये बौद्धिक कार्यों में लगे लोग तो यहां से चले गए। फिर माफिया वर्ग का उदय हुआ, उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही थी उस पर माफिया का कब्जा हो गया, ठीक। अब जमीन भी ज्यादा से ज्यादा वही खरीदने लगे, ठीक है, और उद्योग भी ज्यादा से ज्यादा वही खरीदने लगे। यद्यपि सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि लोगों को कार्ड दिए गए कि तुम ये कार्ड लो, तुम एक उद्योग या तुम जमीन जो भी है खरीद सकते हो, लेकिन लोगों ने पैसे की कमी के कारण वो कार्ड माफिया लोगों को बेच दिए, ठीक है। तो माफियाओं की जो है एक तरह से चांदी आ गई, ठीक है, और उन्होंने जो है देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं मिली, यहां तक कि संविधान भी हड़बड़ी में तैयार किए गए। तो इसमें दो चीजें मुख्य थी। एक तो अर्थव्यवस्था को साम्यवादी से समाजवादी अर्थव्यवस्था से और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। दूसरी एक ये नीति थी कि जो एक पार्टी का शासन था, जो अब तक निरंकुश शासन था, उसको प्रजातंत्र में बदलना था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलना था, ठीक है। तो अब यहां जो आर्थिक बदलाव थे वो तो बड़े स्तर पर हो गए, ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में किसी तरह की कोई प्राथमिकता नहीं दी गई
और ज्यादातर जो गणराज्य आजाद हुए उन पर राष्ट्रपतियों ने कब्जा जमा लिया और उन्होंने अपने लिए ऐसे नियम बना लिए कि वहां की जो संसद थी वो कमजोर रह गई और राष्ट्रपति जो है ज्यादा ताकतवर हो गए। ठीक है, संसद जो ऐसे संविधान उन्होंने हड़बड़ी बना लिए। ठीक है, तो कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दी गई, जिससे सत्ता में राष्ट्रपति शासन आज तक बने हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं देते। तो ये राज्य तो ज्यादातर ऐसे थे जो कुएं से, जो खाई से निकले और कुएं में गिर पड़े। ठीक है, तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था से वो निकले थे। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम पर उन्हें वही राष्ट्रपति शासन मिला। ठीक, और उस राष्ट्रपति शासन में उनकी कुछ नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियम ही ऐसे बना रखे थे। राष्ट्रपति के नियमों के विरुद्ध चलोगे तो उसकी अनुमति नहीं थी। ठीक है, संसद भी कमजोर थी। तो इस तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद में और शॉक थेरेपी के बाद में ये जो है परिवर्तन ज्यादातर देशों में आए। न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। ठीक, अब कोई न्याय करने वाला नहीं रहा। न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं थे। शासन में 3 शक्तियां होती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो विधायिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका यदि लागू करने में किसी तरह की कोई कमी है तो उसे दूर करती है। तो यहाँ केवल कार्यपालिका शक्ति काम कर रही थी, यानी राष्ट्रपति काम कर रहे थे। विधायिका को कोई शक्ति नहीं दी गई थी, संसद को, और ना ही न्यायपालिका को कोई शक्ति दी गई थी। वित्तीय संस्थान व इनकॉम जैसे बैंक दिवालिया हो गए, क्योंकि जब मुद्रा की कोई कीमत ही नहीं रहेगी तो बैंक ही क्या करेंगे। बैंकों की भी हालत खराब हो गई, सभी वित्तीय संस्थानों की हालत खराब हो गई, सब दिवालिया हो गए। लेकिन तेल और गैस के बड़े उत्पादक होने के कारण विनिर्माण का काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इनके यहाँ एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस बहुत मिलती थी। इन देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के ज्यादा मिलने के कारण धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्थाएं सुधरने लगी। ठीक है, और उनकी बिक्री के बाद में इन्होंने जो है अपने आप को बहुत कुछ संभाल लिया, क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस की यूरोपीय देशों में बहुत बड़ी मांग थी। तो इन्होंने यूरोपीय देशों में वो चीजें बेची और वहां से जो पैसा आया उससे अपने देश का पुनर्निर्माण किया। अब संघर्ष व तनाव के क्षेत्र देखिए क्या क्या थे। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ी है। बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इनके पास तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिसकी यूरोपियन देशों को बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए उन देशों की दखलंदाजी इन देशों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। चेचन्या और दागिस्तान भी रूस से अलग होना चाहते थे, इसलिए इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। तो मास्को, जो रूस की राजधानी थी, ने गैर जिम्मेदार तरीके से आंदोलन को दबाया। उन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और बहुत ही ज्यादा निर्दयता के साथ दबाने की कोशिश की, लेकिन आजादी की आवाज जो है दबाई नहीं जा सकी और चेचन्या और दागिस्तान दोनों जो है रूस से अलग हो गए। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया भी 2 भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक देश था, लेकिन अब चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बट गया। चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में गृह युद्ध हुआ और कई प्रांतों में बट गया। यूगोस्लाविया जो था, बाल्कन क्षेत्र का गणराज्य था यूगोस्लाविया, इसमें भी गृह युद्ध हुआ। ठीक है, और ये कई प्रांतों में बट गया, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना ये एक प्रांत है, स्लोवेनिया एक प्रांत है, क्रोएशिया एक प्रांत है। यानी यूगोस्लाविया के 3 भाग हो गए, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया। तो आप देखिए कि शॉक थेरेपी के बाद में या सोवियत संघ के विघटन के बाद में कितने छोटे छोटे देश बनने लग गए।
बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने को स्वतंत्र घोषित किया, ठीक है, और सोवियत संघ से स्वतंत्र होने वाला सबसे पहला देश था ये लिथुआनिया, ठीक है। इसके बाद में रूस आजाद हुआ था, ठीक है। तो लिथुआनिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसको देखा देखी फिर एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। फिर ये भी अलग हो गए, एस्तोनिया, लताविया, और ये सब मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और 2004 में ये नाटो में शामिल हो गए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो ज्यादातर देश उसमें अमेरिका के सहयोग पाने के लिए शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो देश इसमें शामिल हो गए। मध्य एशियाई ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। अब ये ताजिकिस्तान मध्य एशियाई देश था, ठीक है। यहां 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आपको पता ही है यूक्रेन और रूस का तो आजकल युद्ध चल रहा है। मध्य एशियाई देशों में पेट्रोल के विशाल भंडार होने से बाहरी ताकतें और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर अखाड़ा बना हुआ है। अब ये मध्य एशियाई देश जो है, जैसे ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, यहाँ पर तेल के भंडार हैं। तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ बड़े स्तर पर मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, बाहरी ताकतें और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का यहाँ पे अखाड़ा बना हुआ है। वो होड़ करते हैं, जो तेल कंपनियां हैं वो या दूसरे देश, वो ज्यादा से ज्यादा कीमत देने की होड़ करते हैं और यहाँ पर जो है अशांति। देखिए, ये भोपाल का भेल कारखाना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल का है। ये हमारे देश का भिलाई लोहा कारखाना है, भिलाई। ये विशाखापट्टनम कारखाना है, हमारे देश का है, लोहा इस्पात कारखाना। और ये बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है, झारखंड में आता है। ये छत्तीसगढ़ में आता है, ये झारखंड में आता है, ये उड़ीसा उसमें आंध्रा में आता है और ये मध्य प्रदेश में आता है। ये चारों कारखाने बहुत बड़े स्तर पर लोहा इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। और भारत, ये जो भेल जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये बिजली के बड़े बड़े संयंत्र बनाती है, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाती है ये, ठीक है। और ये चारों कारखाने भारत में जो लगे हैं, ये सोवियत संघ की मदद से लगे हैं, ठीक है। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध आपस में कैसे थे, उस पर अभी हम विचार करेंगे। तो उससे पहले इनको देखिए आप, ये भेल भोपाल में है, वो भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, ये जो है आंध्रा में है और वो झारखंड में है। ये 3 लोहा इस्पात के कारखाने हैं और ये बिजली के बड़े यंत्र बनाने वाला कारखाना है, ठीक है। तो ये चारों कारखाने सोवियत संघ की मदद से भारत में लगे थे। सोवियत संघ ने ही तकनीकी दी थी, सोवियत संघ ने ही पैसा दिया था, ठीक, और सोवियत संघ ने मशीनें वगैरह दी और हमारे लोगों को ट्रेंड भी किया था, तब ये कारखाने जो है स्टार्ट हुए थे। भारत और सोवियत संघ के संबंध। अब देखिए, भारत और सोवियत संघ में आपस में क्या संबंध रहे हैं। भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे, जिससे लोग भारत को सोवियत खेमे का हिस्सा मानते थे। यानी ये भारत और सोवियत संघ के संबंध इतने ज्यादा गहरे थे कि लोग ऐसा मानते थे कि जैसे यूरोप के 8 कंट्री जो थे, जो साम्यवादी हो गए थे वारसा संधि के बाद में, तो लोग कहते थे भारत भी सोवियत खेमे का ही है, जबकि भारत के जो सोवियत संघ के साथ संबंध थे वो दोनों के आपसी द्विपक्षीय समझौते के आधार पर थे, ठीक है। आर्थिक रूप से देखें तो सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम के इस्पात कारखाने
तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी और रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। यानी उसने डॉलर में नहीं किया, उसने भारत की जो अपनी मुद्रा थी रुपया, उसके साथ उसने व्यापार किया। राजनीतिक रूप से कश्मीर मामले में भारत के रुख का समर्थन किया। अब कश्मीर मामले में ज्यादातर देश जो है वो पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन हमारे साथ जो है सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ जो है उसको वीटो कर देता था मामले को, तो वो मामला जो है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में उठता नहीं था। 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी मदद की थी। 1971 में जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की पूरी सेना को चारों तरफ से घेर लिया, तो वो समुद्र के रास्ते से यानी बंगाल की खाड़ी के रास्ते से वो भागना चाहती थी वहां से, सरेंडर करने से पहले। तो वहां पर अमेरिका जो है, अमेरिका उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो अमेरिका जो है उस जगह पर जाकर के अपने सिप लगाना चाहता था और अपने सिप लगा करके वो पाकिस्तान की उस सेना को वहां से निकालना चाहता था। ठीक है, तो इसके विपरीत सोवियत संघ ने अपने सिप वहां पर भेजने की कह दी, तो उससे फिर अमेरिका पीछे हट गया। और आपको पता है बांग्लादेश में पाकिस्तान की 98,000 फौज ने 6 महीने का अम्युनिशन और 6 महीने का राशन होते हुए भी आत्मसमर्पण किया था भारतीय फौज के सामने। ठीक है, तो इसमें सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। सैन्य दृष्टि से भारत को ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब कोई भी देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक, आजादी के बाद में भारत की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी देश भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तब सोवियत संघ ने हर क्षेत्र में हमारी मदद की। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारा ढांचा है देश का, उसको सुधारने के लिए उसने लोहा इस्पात के कारखाने और भेल जैसे कारखाने लगवाए। दूसरा, उसने सेना की टेक्नोलॉजी दी, हथियारों की टेक्नोलॉजी हमें दी, जिससे हम अपनी सेना को सज्जित कर सकें। ठीक है, इससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। ठीक है, अगला संस्कृति की दृष्टि से देखें तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। सोवियत संघ में भारतीय फिल्मों को बहुत महत्व दिया जाता था, विशेष रूप से राज कपूर की फिल्मों को। राज कपूर की फिल्मों को तो सोवियत संघ वाले बहुत देखते थे और राज कपूर को बहुत ज्यादा मानते थे वो। और जो भारतीय संस्कृति जो थी उसको भी सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय थी। तो भारत के लेखक और कलाकार जो है वो सोवियत संघ की यात्रा करते थे, क्योंकि वहां जनता उन्हें बहुत आदर देती थी। ठीक है, तो इसलिए भारत के लेखक भी वहां जाते थे, कलाकार भी वहां जाते थे। ठीक है, तो भारतीय लोगों को सोवियत संघ के लोग बहुत पसंद करते थे, भारतीय संस्कृति को भी पसंद करते थे, भारतीय फिल्मों को भी पसंद करते थे। और आपने देखा कि सोवियत संघ ने भारत को ऐसे समय में बहुत सारे कारखाने लगवाए जब भारत की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। ठीक है, इनमें आज भी जो है बहुत अटूट संबंध बने हुए हैं। और देखिए दोनों एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं। अब पूर्व साम्यवादी देश और भारत के आपस में क्या संबंध रहे? पूर्व साम्यवादी देश, अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो वो जो देश जो सोवियत संघ के साथ जो देश थे उनके भारत के साथ क्या संबंध है? अब ये देखिए, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है और रूस के साथ काफी प्रगाढ़ है। रूस के साथ प्रगाढ़ है, अभी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, दोनों बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं, यानी रूस भी और भारत भी। वो नहीं चाहते कि कोई ध्रुव बने पूरी दुनिया में, वो बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं। दोनों देश सह अस्तित्व को मानते हैं, यानी तुम जहाँ हो तुम्हारी अपनी औकात है, हम जहाँ हैं हमारी अपनी औकात है। ठीक है, न हमें कोई छोटा है न हमें कोई बड़ा है, सह अस्तित्व है। सामूहिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रीय संप्रभुता को महत्व देते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल करने को कहते हैं।
हथियार के द्वारा नहीं, वार्ता के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं दोनों देश। कौन कौन? रूस और भारत। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 80 2001 में। और भारत रूसी हथियारों का खरीदार बना। भारत को बहुत सारे रूस से ऐसे हथियार मिलते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम था, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम हमें जो है इसकी तकनीकी और इसके हथियार जो है हमें सोवियत संघ से मिले हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने भी अपने डेवलप किए हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो हमारी तकनीकी भी बहुत आगे निकल गई है, तो हमने भी अपने डेवलप किए हैं। लेकिन हमारी तकनीकी का विकास करने में सोवियत संघ का और रूस का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये देखिए ब्रिक्स सम्मेलन है 2016 का गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स जो देश हैं उनमें 5 देश हैं, ठीक है, ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिणी अफ्रीका। तो ये देखिए आप, ये 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो ये गोवा में हुआ था 2016 में। तो भारत ने जो है चीन और रूस के संगठन में जो है हिस्सा लिया है अभी भी। भारत रूस से तेल आयात करता है आज भी। ठीक है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में पश्चिमी देशों ने, यूरोप के पश्चिमी देश और अमेरिका वगैरह ने, सबने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि इनसे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत ने जो है वो तेल आयात किया है यहाँ से। ठीक है, और अभी भी कम कीमत में वो वहाँ से तेल ले रहे हैं। रूस ने परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में भारत की मदद की है। जो हमारे एटम बम बने हैं वो रूस की मदद से बने हैं, जो हमारे एटॉमिक पावर प्लांट बने हैं वो रूस की मदद से बने हैं, और अंतरिक्ष में जो हम अपने अभियान भेज रहे हैं उसमें भी रूस ने हमारी मदद की है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश हुई है। ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है ये मध्य एशिया के देश हैं जो रूस से अलग हुए हैं। ठीक है, ये रूस के ही गणराज्य थे। तो इनके यहाँ पर भी पेट्रोल और वो जो है तेल और प्राकृतिक गैस बहुत मिलती है, तो यहाँ से उसका आयात बढ़ाने की कोशिश हो रही है। गोवा के 2016 के ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें अभी 5 राष्ट्राध्यक्षों के आपने फोटो देखा था, तो गोवा के 2016 के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान, आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ में बहुत सारे जो है वो समझौते किए हैं। देखिए ये मिखाइल गोर्बाचोव है, जो 1985 में जब सोवियत संघ था और कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। ठीक है, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने जब देखा कि सोवियत संघ जो है पश्चिमी देशों से, क्योंकि शीत युद्ध तो हो रहा था, तो उस शीत युद्ध में हथियारों की होड़ हो रही थी, तो उस हथियारों की होड़ में जब इन्होंने देखा कि सोवियत संघ जो है वो पश्चिमी देशों से संचार और तकनीकी में पिछड़ता जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, तो इन्होंने सुधारों के लिए नीति बनाई। ये सोवियत संघ का विघटन नहीं करना चाहते थे, बल्कि सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने सुधारों के लिए नीति बनाई। ठीक है, तो इनकी जो नीतियां थी वो 3 नीतियां थी। कौन कौन सी थी? गोर्बाचोव ने 1985 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 3 नीतियां बनाई थी। एक नीति का नाम था उस्कोरेनी, हिंदी में कहते हैं त्वरण, यानी एक्सीलरेटर, इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेटर। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना था।
इसमें इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जो हमारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना है तो पूरी तीव्र गति के साथ ले जाना है, ठीक है, यानी उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाना है। तो इस नीति को कहा गया उसको रहनी है, ठीक है। दूसरी नीति इनकी थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्गठन, यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था यदि हट रही है और दूसरी अर्थव्यवस्था यदि आ रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यदि आ रही है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए हमें क्या क्या बदलाव करने हैं उस पर इनका विचार था। और ये जो है इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया था, ठीक है। और तीसरी जो नीति थी इनकी उसका नाम था ग्लासनोस्ट, यानी खुलापन, ओपननेस। नागरिकों को सार्वजनिक विषयों पर खुलकर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले नागरिक जो है बोल नहीं सकते थे। आपको पता है एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का, और वो भी लोगों की बात सुनती नहीं थी, ठीक है। सरकारी अधिकारी भी लोगों की बात सुनते नहीं थे, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लोगों की बात नहीं सुनती थी। तो पूरी तरह से निरंकुश शासन था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी जो तीसरी नीति बनाई उसका नाम था ग्लासनोस्ट, यानी खुलापन। नागरिकों को सार्वजनिक विषयों पर खुलकर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। यानी अब अखबारों को भी आज़ादी दे दी गई, मीडिया को आज़ादी दे दी गई कि वो जो है जनता की आवाज को उठा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय प्रथम, दो ध्रुवीयता का अंत, जो है समाप्त होता है। आपने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके विघटन के क्या परिणाम निकले, फिर शॉक थेरेपी आई, शॉक थेरेपी की क्या कंडीशन थी, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, ठीक है। और भारत के सोवियत संघ और सोवियत संघ से आज़ाद हुए देशों के साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं वो भी आपने इस पाठ में देखा, ठीक है। अगला पाठ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।